हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर वीक हम एक लर्न बाय मैप की क्लास जरूर रखते हैं। इस वीक हमारा सेट 15 है जो हमें डिस्कस करना है। अब इस क्लास का लॉजिक असल में क्या होता है कि पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसमें जो भी मैप बेस्ड कंटेंट था ना, करंट स्टैटिक सब कुछ, मैं उसको एक क्लास में आपके लिए कवर करता हूँ। तो पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट आता है उसके मैप पार्ट को मैं एक क्लास में कवर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। काफ़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें मैप्स दे के जाते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया और चाइना ने बोला कि हमने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को काफ़ी हद तक सॉल्व तो नहीं मैं बोलूँगा, पर हाँ कुछ हद तक रिजॉल्व किया, तो हम इसको मैप से समझें। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम सेट 15 डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप पे। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आए, नए सीएम बने, और उसके बाद एक अटैक होता है। कहीं ना कहीं जो ग्रुप्स हैं जो जेएनके यूटी को स्टेबल नहीं रहने देना चाहते, उनके द्वारा एक अटैक किया गया ऑन दी सिस्टम, ऑन दी सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द यूटी। तो वो जो अटैक है ना, वो असल में एक टनल के वर्कर्स पे किया गया था। ये है वो टनल, जेड मोर टनल, और जितने भी वर्कर्स थे ना वो नॉन कश्मीरी थे, नॉन लोकल्स थे। ठीक है, अब ये जो जेड मोर टनल है ना, इसको असल में मोड़, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि मतलब एक मोड़ ले लेना, उस तरह से इसको मोड़, और जेड क्योंकि यहाँ पर एक जेड स्ट्रक्चर बनता है इसलिए जेड मोर टनल इसका नाम। असल में ये जेड मोर टनल एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है। जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है जोजिला। तो जोजिला पास की जगह बन रहा है जोजिला टनल। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाइट भी बहुत ज्यादा है, मुश्किल भी बहुत है। तो इस जोजिला प्रोजेक्ट का ही पार्ट है जेड मोर, और यहाँ के वर्कर्स थे जिन पे वो अटैक हुआ। जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीनगर से आगे कारगिल, और कारगिल से आगे लेह, ये रास्ता बहुत इजी हो जाएगा और ऑल वेदर हो जाएगा। सारा साल यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी। देखो पहाड़ों में जैसे आपने देखा होगा माउंटेन पास तक जाना होता है, फिर उसके बाद आप दूसरी साइड पहुंचते हो। माउंटेन पास पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है तो वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको उस माउंटेन रेंज के अंदर से एक टनल बनाना होता है, जो कॉस्टली भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें खर्चा कर रही है, पर कुछ ऐसे ग्रुप्स जो आज भी बचे, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेबल नहीं रहने देना चाहते, उनके द्वारा इस तरह के अटैक्स को अभी भी करवाया जा रहा है। और हमारी आर्म फोर्सेस इसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्लाई दे रही हैं, और सिचुएशन को सिक्योरिटी वाइज और ज्यादा इम्प्लीफाई करने की कोशिश करें, चीजों को और बेटर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली आपने देखा किस तरह से ब्रिक्स का समिट होता है रशिया के कजान में। एक बहुत भव्य समिट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दिखाया होस्ट करके। अब ब्रिक्स काफी हद तक एक्सपैंड हो चुका है। एक टाइम था ब्रिक्स में सिर्फ 4 कंट्री थे और वो ब्रिक बुलाया जाता था, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर उसमें ऐड हुआ साउथ अफ्रीका, फिर उसमें ऐड हुआ UAE, उसमें ऐड हुआ ईरान, काफी सारी कंट्री। अब ब्रिक्स में 9 मेंबर हो चुके हैं। 10वां मेंबर सऊदी बनना चाहता है तो ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स हो जाएंगे। तो ये ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज इस एरिया में से, ठीक है, इजिप्ट वगैरह काफी कंट्रीज जो हैं अब वो ब्रिक्स ज्वाइन कर चुके। तो 2024 के हिसाब से ब्रिक्स के टोटल मेंबर हैं 9। सऊदी जल्दी ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों ने ब्रिक्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया विद G7। G7 क्या है आपको पता होगा। 1970s में दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, तब दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो थी, इन लोगों ने अपने आप को साथ लेकर आए। कनाडा, US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, तब 1975 में। ठीक है, और इन लोगों ने बनाया G7 कि हम दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम दुनिया को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाएंगे। पर बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि हम 7 से नहीं कंट्रोल हो पाएगा, तो 1999 में इन लोगों ने बना दिया G20। फिर बहुत सारी एशियन कंट्रीज को भी इन्होंने इंक्लूड किया। पर G7 आज भी अपनी मीटिंग रखता है। आप बोलोगे इंडिया भी जाता है इस मीटिंग में। इंडिया को ना इन्वाइट किया जाता है, हम लोग डायरेक्टली मेंबर नहीं है G7 के। ठीक है, तो G7 को ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया गया इकोनॉमिकली। अगर आप देखो ब्रिक्स के नंबर्स काफी बेटर हैं। दुनिया की 45% के आसपास पॉपुलेशन, 35 के आसपास % इकोनॉमी, ऊपर से डिमांड दुनिया की सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अगर आप देखो ब्रिक्स में, जहां इंडिया चाइना आगे डिमांड वहां चलेगी। फिर ब्रिक्स को
नेटो से भी कंपेयर किया गया। वैसे तो वो सिक्योरिटी अलायंस है, ये नॉन सिक्योरिटी अलायंस है, पर काफी डिस्कशन है, इसको यूएस और उसके अलायंस से कंपेयर किया गया। दुनिया में कौन कौन डॉलर यूज करना चाहता है, कौन कौन डॉलर यूज नहीं करना चाहता, उसके साथ कंपेयर किया गया। ब्रिक्स कंट्रीज थोड़ा डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना चाहती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इस समिट के दौरान कह रहे थे कि हमें लोकल करेंसीज को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स बन गए। कहीं ना कहीं आपको कोल्ड वॉर के टाइम पे दिखता था अमेरिका लेड ग्रुप, सोवियत लेड ग्रुप, वैसा सा कुछ दुनिया में फिर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रिक्स समिट से जस्ट पहले स्टेटमेंट आती है जिसको आगे जाके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके बीच में एक ऑलमोस्ट एक एग्रीमेंट भी साइन होता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था ना काफी टाइम से, अब तो चल रहा था 2022 से तो लगातार ही चल रहा था, गलवान इशू होता है, उसके बाद तो ऑलमोस्ट लगातार एक बॉर्डर डिस्प्यूट था। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए पूरे बॉर्डर पे डिस्प्यूट नहीं था, ये डिस्प्यूट था इस रीजन, इस पूरे LAC रीजन में। वैसे तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, एग्जैक्ट बॉर्डर, वो तो असल में आपको देखने को मिलता है यहाँ, पर आपको पता होना चाहिए जो सारा एरिया है यह है अक्साई चिन, यह भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। 1962 के वॉर में चाइना ने सारे एरिया को हथिया लिया था, और उसके बाद ये जो लाइन है जिसको LAC बुलाते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वो लाइन बनी जहां इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी थी। तो ये एरिया तो 62 में ही चाइना ने इलीगली कैप्चर कर लिया। उसके बाद चाइना क्या करता था, धीरे धीरे LAC को क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश करता था। जब इंडियन फोर्सेस पहुंच के उनको रोकती थी तो वो बोलता ठीक है अब हम यहां से हम भी पीछे आते, तुम भी पीछे आओ, तो वो तो और अंदर आ गए। फिर कुछ टाइम में वहां से और आगे बढ़ना, जब इंडियन फोर्सेस आती थी बोलते तुम भी पीछे आओ, हम भी पीछे आते। तो ये ना एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन चाइना बनाता है, ना आपको एक बॉर्डर ड्रॉ करने देगा, ना एक लाइन ड्रॉ करने देगा, ना फेंस बनाने देगा, बस एक बेफालतू का डिस्प्यूट क्रिएट करता है। अब पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से चाइना को जितना वो डिस्प्यूट क्रिएट करते उतना ही इक्वल वापस इंडिया से मिल रहा था। चाइना भी बहुत तंग हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट रखनी पड़ रही थी बॉर्डर पे। पर ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं था ब्रिक्स के, कि ब्रिक्स के दो सबसे बड़े मेंबर इंडिया चाइना आपस में लड़े। और व्लादिमीर पुतिन अगर चाहते थे इस बार के ब्रिक्स समिट में कि वो दुनिया को दिखाएं कि नरेंद्र मोदी भी मेरे बगल में खड़े, शी जिनपिंग भी मेरे बगल में खड़े, तो उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था कि ये डिस्प्यूट कहीं ना कहीं सॉल्व करवाओ। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल रहा होगा कि इंडिया और चाइना ने अपने डिस्प्यूट पूरे सॉल्व तो नहीं किए। पूरे सॉल्व करने के लिए तो अक्साई चिन सारा चाइना ने इलीगल कंट्रोल किया हुआ है, पूरे सॉल्व में हुए हैं। जो 2020 में सिचुएशन थी वहां वापस चले गए। जो चाइना, अब मैं आपको थोड़ा एरिया दिखाता हूँ, ये दिस्पांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, तो ये जो एरिया था ना, इस एरिया से चाइनीज फोर्सेस ने थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया, जो इंडिया के लिए एक बड़ी तो नहीं पर एक छोटी विक्ट्री जरूर कह सकते हैं। अभी भी इस पूरे एरिया में हमारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहेगी, पर उतनी एग्रेसिवली नहीं जितनी एग्रेसिवली अब तक थी। ठीक है, तो ये मैप आपको दिखाता है कि ये वो रीजन था, ये हॉट स्प्रिंग, गलवान, तेप्सांग, ये वो रीजन था, ये पैंगोंग से ऊपर भी, जहां पर एक डिस्प्यूट चल रहा था पिछले 2-2.5 साल से, अब तो उससे भी ज्यादा, 2-2.5 नहीं सॉरी, ऑलमोस्ट 3-3.25 साल से, और अब जाके वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया है ये डिस्प्यूट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये POK, आई होप आपको पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी उसका वो पार्ट है जो इलीगल पाकिस्तान कैप्चर में है। ये तब से पाकिस्तान के कैप्चर में, जब जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट भी नहीं बना था, अभी वो एक रियासत थी हरि सिंह जी की, और हरि सिंह की रियासत पे पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक कर देती हैं। फिर हरि सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं, इंडिया की फोर्सेस पहुंचती हैं, बीच में फिर UN और एक बहुत बड़ा एंगल आता है, और ये POK जो है इस पे आज भी इलीगल कंट्रोल है पाकिस्तान का। तो POK में इलीगल कंट्रोल पाकिस्तान का, अक्साई चीन में इलीगल कंट्रोल चाइना का। ये वाली लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, साइक्लोन दाना के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा, इसका जल्दी ही लैंडफॉल शुरू होगा। लैंडफॉल होता है जब साइक्लोन पूरा ओशन में पावर लेके फाइनली जमीन पे आके गिरे। ठीक है, तो इसका मेन इंपैक्ट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में देखा जाएगा, और ये कहीं ना कहीं IMD के द्वारा रूट बताया गया कि इस तरह से ये साइक्लोन आगे बढ़ा। होता क्या ना, बिफोर एंड आफ्टर मॉनसून इंडिया में साइक्लोन का सीजन होता है। जब बे ऑफ बंगाल का पानी बहुत ज्यादा तप जाए तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस आता है, फिर प्रेशर डिफरेंस आता है, फिर
मूवमेंट शुरू होती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाओं की, और जितना उसको और प्रेशर डिफरेंस मिलता है वो स्ट्रांग होती रहती है, और एक प्रेशर डिफरेंस से डिप्रेशन और डिप्रेशन से साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। यहां कहीं साइक्लोन का लैंडफॉल जल्दी ही देखा जाएगा, मे बी आज या कल में, मतलब आज में ही रात में जो लैंडफॉल है इंपैक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कोलकाता एयरपोर्ट के जो ऑपरेशन उनको रोक दिया गया है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको पता है गुजरात में बिल्कुल ही नीचे साउथ में आपको मिलता है गिर नेशनल पार्क, जो किस स्पीशीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? अपने एशियाटिक लायन के लिए। गिर नेशनल पार्क अपने एशियाटिक लायन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। ठीक है, यहां पर तो इस पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट के और स्टैटिक के, थोड़े करंट के ज्यादा हो गए। हमने जेडमोर किया, हमने ब्रिक्स किया, हमने इंडिया चाइना का बॉर्डर किया, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे मैंने सारे आपके साथ कवर किए। नेक्स्ट हफ्ते भी हम क्लास रखेंगे अपनी थर्सडे को, जितने इंपॉर्टेंट मैप्स होंगे या अभी से लेकर तब तक सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।